नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस साल इस वित्तीय वर्ष के 8 महीने पूरे हो गए हैं झारखंड में, लेकिन झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग लक्ष्य के हिसाब से अपनी राशि खर्च करने में कहीं पीछे हैं। 2/3 समय गंवाकर विभागों ने अभी तक 1/3 राशि भी खर्च करने में सफलता नहीं पाई है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से 34.88% राशि खर्च करने में झारखंड सरकार के विभागों को सफलता मिली है। हालांकि मूल बजट से तुलना करें तो राज्य सरकार 36.22% राशि खर्च कर चुकी है। झारखंड सरकार अपने इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट का लगभग 36% ही खर्च कर पाई है। तो सवालों के घेरे में हेमंत सरकार। अब हेमंत सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि आखिर के बचे इन 4 महीने में 64% से अधिक की राशि किस तरीके से खर्च की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के सामने इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि आखिर किस तरीके से समय पर जो राशि बची हुई है उसका खर्च किया जाए। तो सवालों के घेरे में है हेमंत सोरेन सरकार। अब तक जो बजट का 36% ही खर्च कर पाई है हेमंत सोरेन। पिछले 8 महीने में अपने जो बजट है उसका मात्र 34% ही खर्च हो पाया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको झारखंड से, जहां पर जो हेमंत सोरेन सरकार है, बड़ा उन पर आरोप लगा है कि वो समय पर बजट के हिसाब से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, सवालों के घेरे में है और उन पर बजट को सही तरीके से प्रयोग ना करने का ये बड़ा ही गंभीर आरोप है। और ये बता दें, इस साल की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के 8 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन झारखंड के विभिन्न विभाग के लक्ष्य के हिसाब से राशि करने में अभी तक सरकार कहीं पीछे है। 2/3 समय गंवाकर विभागों ने अभी तक 1/3 राशि भी खर्च करने में सफलता नहीं पाई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो बाकी के बचे महीने हैं उसमें किस तरीके से विभाग समय पर जो बची हुई राशि है उसका खर्च कर पाएंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, इस वित्तीय वर्ष के 8 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग यानी कि कई विभाग लक्ष्य के हिसाब से राशि खर्च करने में कहीं पीछे बताए जा रहे हैं। ये खास करके सबसे बड़ा सवाल यही है कि जी की तरह इस बार भी कहीं न कहीं राज्य सरकार की तरफ से जो विभिन्न विभाग हैं उनकी तरफ से जो खर्च किए जाने थे विकास के कार्यों को लेकर के या आम आदमी के लिए योजनाओं को लेकर के वो पूरी तरह से जिस तरीके से निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार खर्च नहीं किया गया है। अब तक जो आंकड़े मिले हैं उसमें 34 से 36% की राशि खर्च की गई है, जिसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं उस पर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। और साथ साथ मंत्री ने अब जी उसके बाद पता चल पाएगा कि राशि खर्च की जा सकती है अभी तक और आगे से 4-5 महीने जो बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से राशि खर्च की जाएगी इसकी योजना क्या है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार में जो योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप देने के जो काम किए जाने चाहिए तो सरकार की तरफ से वो नहीं किए गए हैं, इसको लेकर अब कहीं न कहीं सवाल खड़े। जी राकेश जी, 2/3 समय गंवाकर जो विभाग है उन्होंने अब तक 1/3 राशि भी खर्च करने में सफलता नहीं पाई है। तो आखिर इसकी वजह क्या नजर आ रही है कि राज्य सरकार के पास बजट पर्याप्त नहीं था? इसकी वजह क्या है कि अब तक जो बजट है उसके हिसाब से खर्च नहीं हो पाया है समय पर? बड़ा सवाल है जी राशि के निर्धारित के लिए बजट का जो आवंटन किया जाता है उसके योजनाबद्ध से पहले से निर्धारित होती है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मानसून के समय थोड़ा काम जरूर धीमा पड़ता है, लेकिन इसके बाद और इसके पहले जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो तेजी से काम कर पाती हैं। नवंबर आज खत्म हो रहा है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब जाकर विकास की योजनाओं को जो सही तरीके से काम करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है और कहीं न कहीं इससे आम लोगों की भी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अब फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कि 3-4 महीने जो बचे हुए हैं उसके किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। थोड़ी देर 1 घंटे के बाद से हम लोग जान पाएंगे कि आखिर राज्य सरकार की योजनाएं क्या है। अभी तक पूरी विभागों की अगर अलग अलग बात की जाए तो उसकी राकेश जी, अब तक जो बजट खर्च हुआ है उससे एक बात तो सामने आई है कि इतने समय में भी जो सरकार है तय बजट समय के हिसाब से खर्च नहीं कर पा रही है, तो इससे विकास योजनाएं भी प्रभावित होंगी, जाहिर सी बात है। तो क्या ये कहा जाए कि जो सरकार है विकास योजनाओं का ध्यान सरकार की तरफ नहीं है या सरकार का ध्यान विकास योजनाओं की तरफ नहीं है, विकास पर नहीं है?
जो दावा किया जाता है खास करके सरकार चलाने पार्टियों की तरफ से या सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ से, जिस तरीके के हालात राज्य में हैं, खास करके जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा है और कहीं न कहीं राजनीतिक विवाद भी काफी होता रहा है, और ऐसी परिस्थिति में विकास को लेकर जरूर सवाल किए जाते हैं। हाल के दिनों में मंत्री के तरफ से इस बारे में कहा जा रहा था कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे सीधा प्रभाव है, अगर सब पड़ रहा है तो बीजेपी पे भी पड़ रहा है और उनका भी भरोसा टूटता नजर आ रहा है। तो ऐसे में विकास की काम थोड़े हो सकते हैं, और लेकिन सचमुच पंचायत की तरफ से काफी दुखदाई है कि राज्य सरकार तेजी से नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए कहीं जो विभागीय अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी वो विकास आगे बढ़ाए। और हो सकता है कि आज की बैठक के बाद फिर से एक बार हम चर्चा कर पाएंगे कि आखिर क्या स्थिति है आने वाले समय में। जी राकेश जी, एक तरफ तो राज्य सरकार ये रोना रोती है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिलता, और एक तरफ वो बजट जो उनको मिला है वो भी पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। आपने देखा होगा कि लगातार बातचीत हो रही है कि सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जबकि इसके पहले केंद्र सरकार के तमाम जो योजनाएं थी उसको लेकर बार बार बातचीत होती रही थी, और जिस तरीके से मॉनिटरिंग कभी भी होती है केंद्र सरकार की, वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करके सारी योजनाओं को धरातल करने के लिए बार बार दिशा निर्देश भी दे रहे थे। लेकिन सरकार के लिए कहा जा सकता है कि इस वर्ष का जो 1,000 का बजट होता है उससे पहले कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में किस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, इस पर बैठक करके जरूर फैसला लिया जा सकेगा। लगातार इस तरह की चीजें पहले से भी चलती आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अभी भी परिस्थितियां खत्म होती नजर नहीं आ। जी राकेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि जो अब समय बहुत कम बचा है और मियाद कम है समय की, तो जो अब समय बचा है उसमें इस बजट को किस तरीके से खर्च किया जाएगा समय पर, और जो बजट है वो समय पर जो विकास योजनाएं हैं उन पर कैसे खर्च करेगी राज्य सरकार? ये जो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जब अंतिम समय में बजट की राशि जब खर्च की जाती है तो आनंद योजनाओं को पूर्ण रूप देने की कोशिश की जाती है, पूरा कराया जाता है, और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है जो विपक्षी दल की तरफ से आरोप भी लगाए जाते हैं, हो सकता है कि बंदर बांट किया जाएगा राशि का अंतिम समय में, राशि को इधर उधर खर्च करके राशि को इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। जी राकेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी अपडेट्स के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने जीत का दावा किया है। मांझी ने कहा, वहां पर सभी समीकरण गठबंधन के पक्ष में हैं। हम लोगों की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और आज हम जा रहे हैं जहां पर चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी जो समीकरण बन रहे हैं इस सीट पर वो गठबंधन के, महागठबंधन के पक्ष में है, और निश्चित ही हमारी जो जीत होगी इस सीट पर, हमारी जीत निश्चित है और हमारी स्थिति भी बहुत ही मजबूत है। वहीं अब आपको मुजफ्फरनगर के खतौली लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्री संगीत सोम जी, पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक श्री अशोक कंसल जी, प्रमोद उटवाल जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और खतौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के समर्थन में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं मुजफ्फरनगर की इस धरती को नमन करता हूं, जिसमें एक ओर मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है तो दूसरी ओर से मां यमुना का भी आशीर्वाद इस धरती को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, भागवत की धरती भी सुख तीर्थ,
इसी जनपद में पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि गंग नहर के माध्यम से खतौली विधानसभा क्षेत्र मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए चौधरी यशवीर सिंह जी ने, अभिषेक गुर्जर जी ने, श्री भोपाल सिंह गुर्जर जी ने और दो निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रदीप ठाकुर और श्री रविंद्र जी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। मैं इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये धरती धर्म की धरती है, तो यह शांति का संदेश देती है। लेकिन जब धर्म पर संकट आता है, इस धरती ने क्रांति का संदेश भी दिया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जब इस धरती ने अपने इस संदेश को न दिया हो? चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके प्रमुख सेनापति के रूप में चौधरी शहजाद सिंह के योगदान का स्मरण करने का दिन हो, या फिर देश की आजादी की लड़ाई में प्रथम स्वतंत्र समर में श्री कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, कभी भी यह क्षेत्र चूका नहीं, अपने मूल्यों, अपने मापदंडों से डिगा नहीं, हिला नहीं। और आज भी यहां का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से गन्ने की मिठास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यही तो कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर मिठास फैलाती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। कबाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है? और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, विक्रम सिंह सैनी अपने परिवार के लिए अपनी सदस्यता नहीं गंवाए। यहां के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई। और मैं देख रहा था सदस्यता जाने के बाद भी उनके चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं थी। उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी, बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके। उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे, कार्य करते रहे। और सदस्यता जाने के बाद भी कहीं पे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि तो मैं जो मेरा कर्तव्य था उस कर्तव्य के लिए हमने किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने श्रीमती राजकुमारी सैनी जो मजबूती के साथ उनके साथ उस समय खड़ी रही, उनको फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कबाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे?
आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेहनत से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केरान और कांधाला से प्लान होता था। हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांधला का प्लान बंद हुआ। जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से केरान और कांधला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की ये जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। केरान और कांधला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान, अन्नदाता किसान को दी जा रही है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को दी जा रही है। उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा पूछ के नहीं, हर गरीब को दिया जा रहा है। हर कमजोर व्यक्ति के घर में शौचालय बनाया गया है। हर निराश्रित बुजुर्ग आदमी को वृद्धावस्था पेंशन का 12,000 रुपए सालाना की सुविधा दी जा रही है। हर निराश्रित महिला को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। हम दिव्यांगजन को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्युत के कनेक्शन को सौभाग्य योजना के माध्यम से देने का कार्य हो या फिर उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी को उपलब्ध करवाया गया। सबका साथ और सबके विकास का एक नारा विकास की योजनाओं में भी सार्थक होता दिखाई देता है। लेकिन भाइयों बहनों, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और आस्था के साथ भी किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं। हर व्यक्ति जानता था समाजवादी पार्टी की सरकार अराजकता की सरकार थी, सत्ता प्रायोजित अपराध थे। कावड़ यात्रा नहीं हो पाती थी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था कि साहब ये बवाल क्यों हम पाल रहे हैं। मैंने कहा भी क्या तुम्हें कावड़ यात्रा में ही बवाल दिखाई देता है क्या? कावड़ यात्रा होगी, हर हाल में होगी। सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। और मैं इसके लिए आदेश दे रहा हूं भाइयों बहनों, न केवल कावड़ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कराई बल्कि गंगा नहर को भी हम लोगों ने कावड़ रूट के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वन विभाग की कार्रवाई को पूरा करते ही गंगा नहर की दोनों पटरियों को आवागमन के लिए भी और किसी भी प्रकार के अन्य पर्व और त्योहारों के समय कावड़ यात्रा के दौरान भी आने जाने के लिए निर्विघ्न यातायात हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भाजपा करती है और अब तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। जब से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, अब भी कोई संदेह रह गया क्या? अब तो कोई संदेह नहीं होगा।
भाइयों बहनों, कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो चुका है। मथुरा वृंदावन सज संवर रहे हैं। सुख तीर्थ के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य सहारनपुर में भी ये डबल इंजन की सरकार ही कर रही है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर ये डबल इंजन की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, विकास हो या सुरक्षा, सम्मान हो या स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने का कार्य जब ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो फिर इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपने बीच में मत घुसने दीजिए। याद रखना, आपको कथा याद होगी, आपको एक कथा याद होगी कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था। एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था। जैसे अपने हाथ से उठाता वो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, मैं इसको बचाना चाहता हूं, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम सख्ती नहीं करते, क्या हम शांति बनाए पाते, सुरक्षा दे पाते? किसी प्रकार की यहां पर हर व्यक्ति के सामने इतना बेहतर माहौल दे पाते? अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा पाता था, क्योंकि खेतों में जैसे वह जाता था तो भाइयों बहनों, उससे पहले उसके खेत का सामान उठा लिया जाता था। कभी उसके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जाते थे, कभी वहां मशीन चोरी कर ली जाती थी, और कभी किसान की हत्या कर दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और मैंने तो पहले कह रखा है, अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को मत दो। और मैं आज एक बार फिर से आपसे कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, विकास डबल इंजन की सरकार जितना कर रही है, 50 वर्ष में उतना विकास नहीं हुआ होगा। उतना विकास हम लोग कराएंगे हर एक जगह का। आजादी के बाद जितनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा, उतनी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना चेहरे देखे हुए हर नागरिक को और हर परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा संकल्प भी है कि सबका साथ और सबका विकास का है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण के मार्ग पर चल करके हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, जब हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। मुजफ्फरनगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और भाइयों बहनों, उसी संकल्प के साथ हम लोग आज कार्य करने के लिए आपके बीच आए हैं। विक्रम सैनी ने अपनी सदस्यता यहां के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए खोई। के खतौली में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जमकर सपा सरकार पर निशाना साधा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस।